गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि मुर्शिद कुली खां जो हम पढ़ चुके हैं पहले, इनका सुधार पढ़ चुके हैं। ये कब से कब तक गवर्नर है? 1717 से 1727 तक ये गवर्नर बोल रहे हैं, नवाब। ये वही नवाब है जिनको बंगाल में वंशानुगत शासन प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। मतलब यही वंशानुगत शासन बंगाल में चालू किए थे। कभी इनका दामाद बन रहा है, कभी बेटा बन रहा है, कभी कोई बन रहा है, तो इस तरीके से। तो चलिए 1717 से 1727 तक ये रहे थे। 1727 में जब इनकी मृत्यु हो गई, मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो गई, तो 1727 के बाद जो है इनके दामाद कौन था? इनका दामाद था शुजाउद्दीन खां। तो इनका दामाद शुजाउद्दीन खां इनका दामाद शुजाउद्दीन खां बंगाल के नए नवाब बनाए गए। और ये कब से कब तक रहे थे? तो शुजाउद्दीन खां रहे थे 1727 से 1739 ईस्वी तक। और ये कौन थे? तो ये मुर्शिद कुली खां के दामाद थे। और इनका मतलब ज्यादा पढ़ना नहीं है इनके बारे में, ये ज्यादा कुछ उतना किए नहीं थे। इनका एक ही इम्पोर्टेंट काम है जो इन्होंने 1733 ईस्वी में किया था। हम लोग पहले भी जान चुके हैं। तो 1733 में इसी ने, शुजाउद्दीन ने ही बिहार को बंगाल का भाग बनाया था। बिहार को बंगाल का पार्ट बनाया था। बिहार को बंगाल का भाग बनाया था। कौन? तो ये शुजाउद्दीन खां ही था। बनाया। बस इनके बारे में इतना ही है। और शुजाउद्दीन खां के बाद कौन आए थे? तो शुजाउद्दीन खां के बाद आए थे मुर्शिद कुली खां के पुत्र ही। ये शुजाउद्दीन खां दूसरे नंबर के थे। कौन? दूसरे नंबर के नवाब थे। और इसके बाद आने वाले थे सरफराज खां, मुर्शिद कुली खां के पुत्र। कौन? पुत्र जो नए नवाब बने वो मुर्शिद कुली खां के पुत्र। 1739 ईस्वी में क्या हुआ कि शुजाउद्दीन खां की, एक मिनट, नाखून प्रॉब्लम। चलिए, तो क्या कह रहे थे हम कि पुत्र जो था इनका, मुर्शिद कुली खां का पुत्र सरफराज खां एक अक्षम पुत्र था, कह सकते हैं दिव्यांग था, और शासन चलाने में असमर्थ था। सरफराज खां बंगाल के नए नवाब बने। किनके बाद? तो शुजाउद्दीन खां के बाद। शुजाउद्दीन खां 1727 से 1739 तक ही रहे थे। और ये कब से कब तक रहे? तो 1739 से लेकर 1740 ईस्वी तक रहे। और अक्षम पुत्र थे, आप सब जानते हैं। सरफराज खां बंगाल के नए नवाब 1739 से 1740 तक रहे, जो मुर्शिद कुली खां के पुत्र थे और एक अक्षम नवाब थे। और इनके बाद जो आए थे वो अलीवर्दी खां। कौन? अलीवर्दी खां। इनके बाद आने वाले शुजाउद्दीन खां के दामाद थे वो। कौन थे? शुजाउद्दीन खां के दामाद। तो तीसरे नंबर, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। और ये जो है अलीवर्दी खां चौथे नंबर पर आते हैं, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां। इनके बारे में पढ़ना है। तो अलीवर्दी खां क्या किए? अलीवर्दी खां बंगाल के नए नवाब बने 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक। 1756 ईस्वी तक। और इन्होंने वॉर ऑफ गिरिया किया था, यानी गिरिया का युद्ध इनके काल में हुआ 1740 ईस्वी में, वॉर ऑफ गिरिया। और गिरिया के युद्ध में इन्होंने क्या किया?
कब हुआ था ये? 1740 ईस्वी में, 1740 में। और 1740 में जब हुआ तो वार्ड ऑफ गिरिया में सरफराज खां को पराजित किया। सरफराज खां को पराजित किया और सरफराज खां को पराजित कर वो मारा गया। मतलब मारा गया तो ये नहीं, अलीवर्दी खां नहीं मारा गया ये सरफराज खां मारा गया। यानी वॉर ऑफ गिरिया में क्या हुआ? तो अलीवर्दी खां जो है सरफराज खां को पराजित करते हैं और पराजित करके नए क्या करते हैं, मतलब नवाब बनते हैं चौथे नंबर के। और इन्होंने क्या किया, जैसे ही पराजित किए नए नवाब बने, उसके बाद इनके पहले जो भी नवाब थे बंगाल के, वो मुगलों को क्या करते थे, राजस्व कर देना चालू रखते थे। सालाना कुछ कर टैक्स दे दिया करते थे कि हाँ हम दे देते हैं टैक्स, हम उन्हीं के अधीन है। लेकिन अलीवर्दी खां क्या किए, तो मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिए। अलीवर्दी खां मुगलों को राजस्व कर देना बंद कर दिए। ये बोले कि हम खुद स्वतंत्र नवाब है, हम काहे किसी को कर दे, हम नहीं देंगे। तो बंद कर दिए। क्या किए? बंद कर दिए। कर देना क्या कर दिए? ये बंद कर दिए। और उसके बाद अलीवर्दी खां जो है एकदम सुलझा हुआ नवाब था। ये क्या किया था, अंग्रेज को एकदम पुल्हा के रखे थे। अंग्रेज से उलझते भी नहीं थे। ये बहुत अच्छे से जानते थे कि अंग्रेज से अगर हम उलझे तो अंग्रेज हमको उलझा देगा, निपटा देगा। तो अंग्रेज से उलझे नहीं थे। इन्होंने जो है अंग्रेज का तुलना मधुमक्खी के छत्ते से किया था। इन्होंने अंग्रेजों का तुलना मधुमक्खी के छत्ते से। तो पूछा जाता है छत्ते से, उन्होंने अंग्रेजों का तुलना मधुमक्खी के छत्ते से किया। ये कहते थे कि अंग्रेज ये है कि अगर हम मधुमक्खी के छत्ते से इसलिए किए कि अगर हम इनको पुल्हा के रखेंगे तो ये क्या करेंगे, हमें शहद देंगे, अच्छे से रखेंगे, अच्छे से करेंगे तो ये शहद देंगे। लेकिन जहां हम इनको थोड़ा भी तंग करेंगे तो ये काट के मार डालेंगे। क्या करेंगे? काट के हमें मार डालेंगे। तो इसलिए इन्होंने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की। सवाल बनता है कि कौन सा बंगाल का नवाब अंग्रेजों का तुलना मधुमक्खी के छत्ते से किए थे? तो वो यही थे। कौन थे? अलीवर्दी खां। अब हम इसको रब करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो हम आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। तो हम क्या पढ़े थे कि जो ये थे अलीवर्दी खां, जो मधुमक्खी के छत्ते से अंग्रेजों का तुलना किए थे, इनका क्या कहना था? तो इनका स्टेटमेंट था, यानी ये कहे थे क्या कहे थे, क्या कहे थे कि अगर हम अंग्रेजों को पुचकारेंगे, अगर अंग्रेजों को छेड़ा न जाए तो ये हमें शहद देंगे। क्या देंगे? तो शहद देंगे। लेकिन अगर छेड़ा
गया गया तो काट काट कर मार भी डालेंगे। तो काट काट कर मार देंगे, काट काट कर मार देंगे। तो देखे इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते से तुलना किया था और ये अंग्रेजों के साथ बहुत अच्छे से एकदम संबंध बना करके चलते थे। लेकिन इनके बाद आने वाला जो था, इनके बाद आने वाले 5वें नंबर के कौन थे? इनके बाद आने वाले सिराजुद्दौला, इंग्लिश में लिखते हैं सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला इसको चुल मचा था। क्या चुल मचा था? अंग्रेज से पंगा लेने का। अंग्रेज से पंगा लिया और एक ही साल में निपट के एकदम चला गया। तो सिराजुद्दौला आए किनके बाद? अली वर्दी खां के बाद आने वाले नवाब थे सिराजुद्दौला, जो 1756 से 1757 ईस्वी तक रहे। और ये कौन थे? सिराजुद्दौला कौन थे? तो अली वर्दी खां के नाती थे। अली वर्दी खां का नाती, अली वर्दी खां के नाती, अली वर्दी खां का नाती था। अब क्या हुआ, ये नाती था लेकिन इसके प्रतिद्वंदी में सिराजुद्दौला जो बने, तो इसके प्रतिद्वंदी में अली वर्दी खां नाती था, इसका सिराजुद्दौला अली वर्दी खां का नाती था। अभी जब नवाब बन गया तो दुख हुआ किनको? तो सिराजुद्दौला जो था ये अली वर्दी खां के प्रतिद्वंदी, यहाँ लिखे इनके प्रतिद्वंदी, इनके प्रतिद्वंदी यानी मतलब प्रतिद्वंदी उसको कहते हैं जो सिराजुद्दौला के खिलाफ थे। यानी कहते हैं कि हमको काहे नहीं नवाब बनाया गया, इसको काहे बना दिया गया। तो इनके प्रतिद्वंदी में थे, इनके प्रतिद्वंदी में कौन थे? शौकत जंग कौन थे? तो शौकत जंग अली वर्दी खां के चचेरा बेटा थे, यानी भतीजा। शौकत जंग किसके भतीजा थे? तो अली वर्दी खां के भतीजा अली वर्दी खां के भतीजा थे, अली वर्दी खां के, अली वर्दी के। अब शौकत जंग, फिर घसीटी बेगम भी थी प्रतिद्वंदी। घसीटी बेगम कौन थी? तो मौसी थी, अली वर्दी खां के मौसी थी। और इसके बाद मीर जाफर भी था, मीर जाफर कौन था? तो दामाद व सेनापति, दामाद मतलब अली वर्दी खां के दामाद भी थे और सेनापति भी था, सेनापति भी था। मतलब अली वर्दी खां के दामाद और सेनापति भी था मीर जाफर। तो शौकत जंग को इस बात की दिक्कत थी कि आखिर ये जो है ये हमको कहे नहीं राजा बनाया, जबकि हम इसके चचेरा भतीजा है, नाती को बना दिया नवाब बंगाल का। घसीटी बेगम बोली कि हम भी तो करीबे थे, हम भी मौसीए थे, हमको बना सकता था, लेकिन नहीं। फिर मीर जाफर बोला हम तो उसके दामाद थे, हमको बना देता, जबकि खुद दामाद था सुजाउद्दीन खां का। तो लेकिन मीर जाफर ये सब नाराज थे। तो जब सिराजुद्दौला को बनाया गया तो आए लड़ने शौकत जंग कि नहीं हम बनेंगे। एकदम वार हुआ, एकदम मनिहारी का लड़ाई हुआ, वॉर ऑफ मनिहारी हुआ। अली वर्दी खां मतलब वॉर ऑफ मनिहारी हुआ। वॉर ऑफ मनिहारी कौन किए? तो सिराजुद्दौला वॉर ऑफ मनिहारी कब हुआ? 1756 ईस्वी में, 1756 ईस्वी में। और इसमें क्या हुआ? तो शौकत जंग पराजय हुआ। शौकत जंग की हार। और ये क्या हुआ? सिराजुद्दौला नए नवाब। हार
के बाद 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 सिराज 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 सीधा लिखते हैं, सिराज नए नवाब बनाए गए। सिराज नए नवाब बनाए गए। शौकत जंग के हार के बाद क्या हुआ कि सिराजुद्दौला नए नवाब बनाए गए। अब इसको तो आपको पता है, इसको अंग्रेजों से मतलब चुल थी एकदम। तो क्या हुआ कि अंग्रेज जो अभी कलकत्ता में है, तो कलकत्ता में क्या किए कि वो अथी किए, क्या कहते हैं उसको, मतलब कलकत्ता का किला बंदी कर रहे थे कि हाँ मतलब और उसी के मतलब पास में चंद्रनगर भी था, बंगाल में ही। तो चंद्रनगर में फ्रांसीसियों का राज था, तो चंद्रनगर में फ्रांसीसी किलाबंदी कर रहे थे और कलकत्ता में अंग्रेज कर रहे थे किलाबंदी, फोर्टिफिकेशन कर रहे थे। तो सिराजुद्दौला को एकदम दिक्कत हुआ। वो फोर्टिफिकेशन इसलिए कर रहे थे, किलेबंदी, कि आपको पता है कि फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों का बनता नहीं था, दोनों आपस में लड़ जाया करते थे। कर्नाटक का युद्ध आप पढ़े हैं। तो क्या हुआ, ये जब दोनों लड़ जाया करते थे, इसलिए सोचे कि हम किलाबंदी ही कर लेते हैं कि कोई हम पर हमला न करेगा। तो इनको खबर लगी, इनको सिराजुद्दौला को, कि किलाबंदी कर रहा है ये अंग्रेज और फ्रांसीसी मिलकर। फ्रांसीसी चंद्रनगर का किलाबंदी कर रहा है, अंग्रेज कलकत्ता का किलाबंदी कर रहा है। तो इन्होंने तुरंत फरमान भेजा कि भैया तुरंत किलेबंदी को रोक दो, किलेबंदी को रोको, नहीं तो मतलब आगे दिक्कत होगा। तो फरमान भेजा, नोटिस भेजा दोनों को। तो उस पर फ्रांसीसी तो राजी हो गए, फ्रांसीसी किलाबंदी बंद कर दिए, लेकिन अंग्रेज मना कर दिए। अंग्रेज जब मना कर दिए तो अब आ गया भाई साहब को, सिराजुद्दौला को गुस्सा। अच्छा, इसी गुस्सा आया, तुरंत कलकत्ता पर आक्रमण किए और अंग्रेजों को एकदम वहां से रफू चक्कर कर दिए, मतलब भगा दिए। मजबूरी में अंग्रेजों को शरण लेना पड़ा फुल्टा द्वीप पर। उसी के पास है, खाड़ी में एक फुल्टा द्वीप है, वहीं पर जाके उनको शरण लेना पड़ा। और जो अंग्रेज पकड़े गए ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है, उनको एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया। उस काल कोठरी में 146 अंग्रेज को बंद कर दिया गया, जिसमें सिर्फ 23-24 लोग ही जिंदा बचे थे। इसका मतलब जो जिंदा बचे थे उनमें एक होलवेल भी थे, जॉन होलवेल। तो वो एक लेखक थे, तो उन्हीं के किताब से इसका प्रमाण मिलता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी में कितने लोग अब बचे थे, नहीं बचे थे, लेकिन कहा जाता है कि होलवेल बचे थे। मतलब होलवेल की किताब से प्रमाण मिलता है कि इतने लोग बंद थे, इतने लोग सब मर गए, अब बचे कौन, 23 लोग बचे थे। और ये कब हुआ था, 24 जून 1756 ईस्वी को। और क्या हुआ, ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से इसी को जाना जाता है। फुल्टा द्वीप पर बंद कर दिए। अब तुरंत ये जो बचे थे, जो बचे थे, वो तुरंत मद्रास में एकदम सूचना दिए कि भैया हम लोगों के हाथ से कलकत्ता अब निकल गया है, एकदम कलकत्ता पर अधिकार कर लिया सिराजुद्दौला। अब मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन आते हैं अपनी सेना को लेके, और जो जो क्षेत्र सिराजुद्दौला छीना था सब क्षेत्र को वापस ले लिए, और प्लस चंद्रनगर से फ्रांसीसी से चंद्रनगर भी ले लिए, उसको भी भगा दिया। और फिर उससे डर गया, सिराजुद्दौला डर गया कि ससुरा ये सबको मारते आ रहा है, हमको ना खेत के मूली हमरो उखाड़ के फेंक देगा। आखिर इसका घर का दुश्मन ही तो इसका दुश्मन है, घर का फैमिली ही इसके दुश्मन है, ये सब परल है दुश्मन, तो काहे पंगा लेने जाए। तो मतलब तब अलीनगर की संधि करता है सिराजुद्दौला कि भैया हम आपसे अलीनगर की संधि करते हैं। अलीनगर की संधि में अंग्रेजों को फिर किलेबंदी करने का अधिकार मिला, उनका अपना सिक्का ढालने का अधिकार मिला, प्लस क्या कहते हैं उनको मतलब बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का मौका मिला। तो इसी को आगे पढ़ते हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि कलकत्ता की किलेबंदी करने से, कलकत्ता की किलेबंदी को रोकने के लिए
के लिए अंग्रेजों को और चंद्रनगर की किलेबंदी को बंद करने के लिए चंद्रनगर की किलेबंदी को बंद करने के लिए फ्रांसीसियों को नोटिस भेजा। कौन? सिराजुद्दौला। नोटिस भेजा। अब नोटिस जैसे ही भेजा तो क्या हुआ, इस नोटिस का असर क्या हुआ, तो फ्रांसीसी मान गए। तो क्या हुआ कि फ्रांसीसी मान गए। फ्रांसीसी मान गए कि हाँ भैया हम बंद कर दिए, ये ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहते। अब लेकिन अंग्रेज क्या किए, तो अंग्रेज कलकत्ता की किलेबंदी को रोकने से अंग्रेज मना कर दिए। अंग्रेज क्या कर दिए? मना कर दिए। अंग्रेज मना कर दिए कि नहीं भैया हम नहीं रोकेंगे किलेबंदी। अंग्रेज कलकत्ता की किलेबंदी को रोकने से मना कर दिए। अब आगे आप इसको नोट कर लेंगे हम फिर मिटाकर। तो चलिए हम क्या देखें कि अंग्रेज जो है मना कर दिए किलेबंदी को रोकने से, फिर सिराजुद्दौला को आ गया गुस्सा। अब जैसे ही सिराजुद्दौला को गुस्सा आया तो इसने क्या किया, सिराज ने पूछेगा ना, सिराज ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज को भाग कर खाड़ी, वही बंगाल की खाड़ी है, उसी के पास में एक फुल्टा द्वीप है। तो अंग्रेज को भाग कर फुल्टा द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। क्या लेनी पड़ी? शरण। अंग्रेजों को भाग कर फुल्टा द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। अभी शरण ले लिए और इसका सूचना और क्या किए, कलकत्ता पर आक्रमण कर लिए और जो भी अंग्रेज पकड़े गए शरण, वह जो पकड़े गए जिनमें 146 अंग्रेज थे, जो पकड़े गए उनको क्या किया गया, तो उनको ब्लैक होल ट्रेजेडी, एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसको ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया। ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो एक काल कोठरी में जो बच गए उनको एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया। काल कोठरी में 146 को, काल कोठरी में कितने, 146 अंग्रेज को, 146 को बंद कर दिए। क्या कर दिए?
बंद कर दिए, 146 अंग्रेज को बंद कर दिए, 146 को बंद किए, जिसमें से 23 जिंदा बचे। कितने जिंदा बचे? 23 जिंदा बचे, 23 जिंदा बचे, 23 जिंदा बचे। इसका सूचना कहाँ से मिलता है? तो इसका सूचना मिलता है कि 23 को जिंदा बचा था। इसका सूचना मिलता है होलवेल, एक होलवेल था अंग्रेज, वो अपने किताब में लिखता है। होलवेल, होलवेल किताब में लिखता है अपने किताब में कि 23 ही जिंदा बचे थे, बाकी सब मर गए थे। इसी को ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। और इस काल कोठरी का साइज कितना था? तो 18 फीट लंबा था और 14 फीट 10 इंची, 14 फीट 10 इंची क्या था? 14 फीट 10 इंची चौड़ा था। तो ऐसे था, 18-14 का एक कमरा था, उसी में बंद कर दिया गया। 146 को बचे, 146 को बंद किया गया, जिसमें 23 जिंदा बचे। उसी में एक लेखक होलवेल भी थे, जिन्होंने सूचना दिया। तो अब जो फुल्टा द्वीप पर शरण लिए थे, वो तुरंत सूचना किसी माध्यम से पहुंचाए मद्रास में कि भैया यहाँ तो गड़बड़ा गया, कलकत्ता पूरा तरह से हमारे हाथ से निकल गया है। तो मद्रास से कौन आते हैं? तो मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव वही है जिसको भारत में ब्रिटिशर्सों का यानी अंग्रेजों का वास्तविक संस्थापक माना गया है। रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन अपनी सेना लेकर, अपनी भैया वो बोले कि सब चीज छोड़ा, पहले कलकत्ता के बचाओ, वो इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट क्लाइव व वाटसन अपनी सेना के साथ कलकत्ता आते हैं। सभी हारी गई क्षेत्र को जीत लेते हैं। क्या करते हैं? जीत लेते हैं। साथ में फ्रांसीसी से चंद्रनगर भी ले लेते हैं। फ्रांसीसी से ऐसे भी कमजोर था, फ्रांसीसी से चंद्रनगर भी छीन लेते हैं। फ्रांसीसी से चंद्रनगर भी छीन लेते हैं। और क्या करते हैं? इससे घबरा के जो सिराजुद्दौला था घबरा गया कि ससुरा ये सबको जीतते जा रहा है, हम तो कोना खेत के मूली है, हमको भी आएगा सीधे हटा देगा। तो ये तुरंत अलीनगर का संधि करता है। रॉबर्ट क्लाइव को कहता है कि भैया हम आपके साथ संधि करना चाहते हैं, ट्रीटी करना चाहते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव कहता है ठीक है। तो फिर अलीनगर की संधि होती है। क्या होती है? अलीनगर की संधि। और ये ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुआ था? तो 24 जून 1756 में हुआ। याद रखना है, 24 जून 1756 में। फिर क्या होता है कि अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर की अपमानजनक संधि। अपमानजनक ही था सिराजुद्दौला के लिए, क्योंकि जो ये हथियाया था सब अंग्रेज ले लिया, इसे संधि करके वापस इसको देना पड़ा। अलीनगर की संधि होती है, इसको अपमानजनक संधि कहा जाता है। अलीनगर की संधि, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रीटी ऑफ अलीनगर। क्या कहते हैं? ट्रीटी ऑफ अलीनगर। अपमानजनक संधि, अलीनगर।
इसमें क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ अलीनगर कब हुआ था? ट्रीटी ऑफ अलीनगर ये कब हुआ था? ट्रीटी ऑफ अलीनगर तो ये हुआ था 9 फरवरी 1757 में। कब हुआ था? 9 फरवरी 1757 में ये अलीनगर की संधि होती है। और इस संधि में रॉबर्ट क्लाइव मतलब सिराजुद्दौला जो है, इस संधि के माध्यम से रॉबर्ट क्लाइव को अंग्रेजों को क्या क्या मिला? तो किलेबंदी का परमिशन, किलेबंदी की अनुमति, किलेबंदी की अनुमति मिला, अनुमति मिला। इसके साथ ही पहला तो ये मिला, दूसरा क्या मिला इस संधि से? तो अंग्रेजों को अपना सिक्का ढालने का मतलब अनुमति, सिक्का भी ढाला, सिक्का ढालने का अनुमति, सिक्का ढालने की अनुमति, सिक्का ढालने की अनुमति। ढालना मतलब सिक्का को बनाना, अनुमति, उनको अपना सिक्का बनाकर चलाने का अनुमति मिला। बताइए, सिराजुद्दौला को अब सब मानना पड़ा। अंग्रेजों के मधुमक्खी का छत्ता पहले ही कह दिया था अलीवर्दी का, समझा नहीं छोटा। चलिए अब तीसरा क्या हुआ कि बंगाल में कर मुक्त का व्यापार करने का उनको अनुमति मिला। बंगाल में कर मुक्त व्यापार, बंगाल में कर मुक्त व्यापार, क्या? कर मुक्त, बंगाल में कर मुक्त व्यापार, बंगाल में कर मुक्त व्यापार। तो अलीनगर की संधि से अंग्रेजों को ये सब चीजें हासिल हुई। उनको किलेबंदी का अनुमति मिला, सिक्का ढालने का अनुमति मिला, प्लस बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने का अनुमति मिला। और चलिए आगे देखते हैं कि अब अंग्रेज समझ चुके हैं, क्या समझ चुके हैं कि सिराजुद्दौला है बहुत कमजोर पड़ चुका है। अब यही मौका है इसके हाथ से गद्दी छीन के और अपना किसी पपेट नवाब को, पपेट यानी क्या कहते हैं, मतलब जो उसके अंग्रेजों के ही बात माने, वो जो कहे वही करे, तो उसको बंगाल की गद्दी पर बैठाना। मतलब हम जो बोलेंगे वही वो करेगा, खाली पपेट दिखाने के लिए कि हाँ ये नवाब है। तो अंग्रेज क्या काम किए? जान गए, भाप गए, यही वो सही समय है। अंग्रेज हर चीज एकदम समय, टाइम टू टाइम, एकदम टाइम देख कर करता था। तो तुरंत ही क्या किया कि सिराजुद्दौला के जो भी प्रतिद्वंदी थे सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करके क्या हुआ, इकट्ठा करके और तब एकदम वार हुआ, एकदम लड़ाई हुआ, वॉर ऑफ प्लासी। आज इसको मिटाते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो क्या कहते हैं, एक मिनट चेक कर लेते हैं वीडियो चालू हुआ कि नहीं। ठीक है, वीडियो चालू है। चलिए, तो कह रहे थे कि अंग्रेज क्या किए, प्रतिद्वंदी को इकट्ठा किए सिराजुद्दौला के खिलाफ कि भैया आप सब हमारे साथ आओ, इसको गद्दी से हटाते हैं और गद्दी पर हम तुमको बैठाएंगे। मीर जाफर को लालच दिया कि गद्दी पर भैया हम तुमको बैठाएंगे और जो तुम बचे हो प्रतिद्वंदी में, तुम सबको इम्पोर्टेंट कोई विभाग दे देंगे, उसे तुम काम करना। चलो, तो प्रतिद्वंदी को इकट्ठा करना चालू किया। अंग्रेज क्या किया, प्रतिद्वंदी को, सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी को इकट्ठा करना चालू किया। कौन कौन प्रतिद्वंदी था? सबसे पहले तो वही था जिसको ये हरा कर गद्दी पर बैठा था सिराजुद्दौला। कौन था? शौकत जंग आपको पता है, भतीजा था शौकत जंग के बाद सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां की मौसी घसीटी बेगम भी थी, घसीटी बेगम भी थी प्रतिद्वंदी में, घसीटी बेगम के बाद मीर जाफर भी था। मीर जाफर को क्या किया कि सिराजुद्दौला का जो दामाद था, वो मतलब अलीवर्दी खां का दामाद था, उसको सेनापति के पद से हटा दिया एकदम, क्योंकि पता चल गया उसको कि भी हम प्रतिद्वंदी है। मीर जाफर और क्या था,
तो रायदुल्ला भी था, रायदुल्ला भी इसके प्रतिद्वंदी में था। रायदुल्ला 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 भी था इसके प्रतिद्वंदी में। और उसके बाद कौन था इसके प्रतिद्वंदी में? जगत सेठ, जगत सेठ भी था, जगत सेठ, जगत सेठ। तो ये सब क्या थे? इसके प्रतिद्वंदी में थे। और अंग्रेज क्या किए? अंग्रेज इन सब को अंग्रेज इन सब को इनको सिराजुद्दौला के खिलाफ सिराजुद्दौला के खिलाफ इकट्ठा किए। क्या किए? सिराजुद्दौला के खिलाफ इकट्ठा किए इन सबको। और इन सब इकट्ठा हो गए। उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद वॉर ऑफ प्लासी होता है। और फिर क्या होता है? वॉर ऑफ प्लासी। और इस सब के रचयिता कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव भाग गए। यही वो समय है जब इस पर हमला करके और इसको हरा के अपना एक पपेट नवाब को, मीर जाफर को लालच दिए कि भैया हम तुमको गद्दी पर बैठा देंगे। और क्या कहते हैं, ये मतलब सबको इकट्ठा किए इसके खिलाफ गद्दी पर अपना एक पपेट नवाब को, मतलब एक पपेट मतलब आप समझ सकते हैं वो, मतलब रहे वो, लेकिन जो हम बोले वही वो बोले, दूसरा चीज ना बोले, अपने मन से कुछ ना करे। तो इसके बाद होता है वॉर ऑफ प्लासी। क्या होता है? वॉर ऑफ प्लासी, यानी प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध होता है, हिंदी में प्लासी का युद्ध होता है। क्या होता है? तो प्लासी का युद्ध होता है। सबको इकट्ठा कर लेता है अंग्रेजवा। अब प्लासी का युद्ध होता है। कब होता है प्लासी का युद्ध? 23 जून 1757 में। 23 जून 1757 में, 23 जून 1757 को क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है। अब आगे हम अगली वीडियो में जानेंगे। टाइम हो चुका है।